चुनाव की बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले। अमेठी रायबरेली की पूरी रिपोर्ट आपने जानी। आम राय हमारे पैनल में यह है कि राहुल गांधी के लिए तो मुश्किल नहीं होने जा रही है रायबरेली में। स्मृति ईरानी अपना चुनाव बिल्कुल आसानी से जीत सकती हैं, ऐसी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास है। अब जरा मुंबई की हम कर लेते हैं। कल मुंबई की 6 सीटों पर चुनाव होना है। समीर जी जरा नाम बता दीजिए, बड़े बड़े कौन है मुंबई के? एक सौरभ जी, ये मतलब जरूरी हो गया। हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे, वंदना सिंह ने अभी 1 घंटे पहले पोस्ट की है, जिस प्रोटेस्ट में 1-2 बैरिकेड न टूटे वो भी क्या प्रोटेस्ट, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। स्वाति मालीवाल। वो तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, ये लिखा हुआ है बैरिकेड तो एक बैरिकेड तो मतलब ऐसा हास्यास्पद प्रदर्शन शायद ही कभी भारत के इतिहास में किसी ने किया हो। चलिए समीर जी। समीर जी, देखिए मुंबई की 6 सीटों में 2 सीटें जरूर बहुत अच्छे लोग चुनाव लड़ रहे थे। पीयूष गोयल लड़ रहे हैं, उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं। उज्ज्वल निकम को बड़े वकील रहे मुंबई के, उनको टिकट दिया गया। महाराष्ट्र के बड़े वकील रहे, पूनम महाजन का टिकट काटकर उत्तर मध्य से उनको टिकट दिया गया। ये 2 सीटें बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुंबई में 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी, लेकिन 2-3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी फाइट है। कितनी थी बीजेपी के पास मुंबई की? ये सारी बीजेपी और शिवसेना 6 की 6 सीटें जीत गई थी। भाजपा जनता पार्टी और शिवसेना 7 थे, दोनों मिलकर 3-3 सीटों पर लड़ते थे, तीनों जीत गए थे। इस बार एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल हो रहा है 2-3 सीटें जहां उन्होंने जबरदस्ती अपने उम्मीदवार उतारे। मुझे लग रहा है वो सीटें अरविंद सावंत का जीतना वहां पर है। अमोल कीर्तिकर का जो है रविंद्र वायकर को एकनाथ शिंदे ने दिया है, वो मुझे लगता है वो हार जाएंगे। वह अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर का बड़ा नाम है। तो मुंबई 3-3 पे छूटेगा आपको लग रहा है? 3 इंडिया गठबंधन, 3 बीजेपी, 4 और 2 का मुझे लग रहा है। अच्छा, 4 एनडीए। हाँ 4 एनडीए आएगी, 2 उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र का ओवरऑल, महाराष्ट्र के मुझे लग रहा है कि अगर 48 सीटों की अगर आप बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 28 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत समस्या नहीं है। समस्या एकनाथ शिंदे की 15 सीटों पे और अजित पवार की 4 सीटों पे, जहां बहुत फाइट देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे को बहुत नुकसान हुआ। एकनाथ शिंदे की जो सीटें 15 है, उसमें 7 से 8 सीटें एकनाथ शिंदे हारने जा रहे हैं। पहुंचेगी एनडीए की? नहीं, एनडीए 35 सीटों पर पहुंच जाएगी। 32 से 35 के बजे एनडीए को कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुंचेगी। उद्धव ठाकरे 7 से 8 सीटें महाराष्ट्र में जीतने जा रहे हैं। और कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ेगी? देखिए उद्धव चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे। मैं ये महाराष्ट्र से भी इस तरह की खबरें हैं कि बहुत अच्छा चुनाव उद्धव ठाकरे लड़ेंगे। और सबसे बड़ी पार्टी अगर विपक्ष की तरफ से उद्धव ठाकरे, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस बिल्कुल नहीं, और उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे बड़ी होगी। और जैसे अभी मुंबई की 6 सीटों की आप बात कर रहे थे, वहां पे 2-3 फैक्टर बड़े हो रहे हैं। वहां पर एक, जैसे पीयूष गोयल की जो सीट है, पीयूष गोयल की सीट में फैक्टर ये हो रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि नॉन मराठी पीयूष गोयल, और ये पर लोकल है, मुंबई के हैं। बिल्कुल ऐसे पूनम महाजन भी लोकल है, पर लेकिन गोपाल शेट्टी भी मराठी नहीं था ना, तो ऐसे है ये। लेकिन से ये बातें वहां पे की जा रही है। दूसरा, मराठी एंड मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहां पे जो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट मिला कि नहीं मिला? ये मिल रहा है। यही बात है, गजब हो रहा है। ये भी बात है कि मिल रहा है वोट। और इसी कारण से ये जो मुश्किल मुंबई की सीटों में आ रही है, जो गठबंधन बीजेपी का है, वो इस कारण से ही आ रही है। उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट मिलेगा तो जो बड़ा, जिसको हम कहें तो मुंबई दक्षिण की सीट होगी, जिसमें बड़े मुस्लिम इलाके आते हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद सावंत वाली सीट, और मुझे लगता है कि इस बार ये चमत्कार होगा कि जब से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, अब तो शिवसेना खैर एकनाथ शिंदे के पास चली गई, इनके पास तो उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना है। पहली बार होगा इतने मुस्लिम मत उद्धव ठाकरे को मिलने जा रहे हैं। वो लोग मानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने 2.5 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए हम मुसलमानों के लिए बेहतर किया है। एक सेकुलर सरकार, कोट एंड कोट, एक सेकुलर सरकार चलाई है, और इसका उनको लाभ। उद्धव ठाकरे का सेक्युलरीकरण पूरा हो गया। देखिए साउथ वाली स्ट्रॉन्ग, ये साउथ वाली जो सीट है मुंबई साउथ, ये भी तय करेगी। देखिए क्योंकि यहाँ पे उद्धव ठाकरे वर्सेस जो है वो शिवसेना जो सर, ठीक है, समय कम है, जल्दी जाएगा। प्रोफेसर साहब पहले इसी पर कमेंट हो जाए, उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट मिल रहा है। देखिए स्वाभाविक है कि उद्धव ठाकरे का जो है वो सेकुलराइजेशन हो चुका है, और जब देश में सेकुलराइजेशन बोलते हैं तो इसका मतलब उनका जो है वो खतना हो चुका है, राजनीतिक खतना। मैं बोल रहा हूँ राजनीतिक खतना का मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से मुसलमानों के वोट लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो अपना शरद पवार की पार्टी थी एनसीपी, वो जो है अफजल खां के मज़ार पर चढ़ावे चढ़ाती है। अफजल खां कौन है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में
शिवाजी ने कैसे उसे मारा था अफजल खां को, ये सब कोई जानता है। और महाराष्ट्र की बात करें जी तो शिवाजी नायक है महाराष्ट्र के, और उस एनसीपी के साथ शरद पवार की पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हो जाते हैं। एक बार बाला साहब ठाकरे से किसी ने पूछा था आप सोनिया गांधी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं? उन्होंने छूटते कहा था मैं कोई हिजड़ा हूं क्या। उनका बेटा आज हिंदुत्व की सारी लड़ाई को 10 जनपद के दरबार 10 जनपद के आगे गिरवी रख चुका है, और सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे को राजनीतिक वारिस बना करके महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री बनाए, या अमित शाह से बदला लेना, खड़ा करे, और या अमित जो भी हो। लेकिन एक परिवार के लिए समाज को धोखा देना, हिंदू समाज को धोखा देना, यदि शिवसेना का दर्शक सुन रहा होगा तो सुन लेना चाहिए कायदे से। एक परिवार हिंदू समाज नहीं है। बाला साहब की विरासत उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। आपने इतनी बात कही, लेकिन उनको हिंदू वोट भी तो मिल ही रहा है ना, वो भी कट्टर शिव सैनिक वाला वोट। मुझे नहीं लगता है कि कट्टर शिव सैनिक जो है उद्धव ठाकरे को वोट देंगे। जरूर उनके साथ, देखिए जब बड़ी पार्टी होती है, शिवसेना का एक बड़ा दबदबा रहा है मुंबई की राजनीति में खास करके जी, और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं। और बाला साहब ठाकरे के प्रति जो आदर भाव है उसके कारण उनके बेटे के साथ भी। सर अब जरा जल्दी से बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में इंटरेस्टिंग सीट सारण की है, रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी हारेगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इनके सामने राज्य प्रताप बिल्कुल हारेगी, बिल्कुल हारेगी। जितनी भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी इस दौर में एक को छोड़ करके बिहार की 40 सीटों का क्या आपका आंकलन है? मेरा अपना मानना है कि बिहार में पूरा एनडीए गठबंधन जो है वो 30 प्लस सीटें ला रही है। 40 में 30 प्लस आ रही है। देखिए इस बार चिराग पासवान का भी हाजीपुर है, और दूसरा एक उमर अब्दुल्ला की भी बारामूला की सीट जो है इंपॉर्टेंट है। तो उमर अब्दुल्ला वाले में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहां पर एनसी और पीडीपी के बीच में मुकाबला है, लेकिन बीजेपी वहां पे छोटी पार्टियां जो है ना उनको सपोर्ट कर रही है, तो वहां पे एक और त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह का चल रहा है। अच्छा ठीक है सर, अब जरा ओवरऑल आप लोगों का असेसमेंट अब जानना चाह रहा हूं। हर्षवर्धन जी बताइए, मोदी जी के 272 हो गए पूरे या नहीं 425 सीटों में? नहीं, 425 में 100% 272 से आगे निकल जाएंगे, 100%, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, एकदम पार होना ही होना है, उसमें कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रम नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा ये मानना है जा रही है गाड़ी। नहीं, अब देखिए उस नंबर को जब हम कहें तो एक दिन तो आपने नंबर निकलवा ही दिया है, तब से लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक शांत लहर चल रही है। 2019 का दोहराव हम देख सकते हैं, और जब 300 के ऊपर सीटें जाएंगी, जब 40% के ऊपर मत एक पार्टी को मिलेगा, तो वो कहां जाकर टिकेगा? 40% प्लस वोट बीजेपी का होगा निश्चित तौर पर, मुझे अब कोई भ्रम नहीं दिखता। 37.5 2019 में था, मैं 42% की उम्मीद कर रहा था, लेकिन 40% में कोई भ्रम मुझे नहीं दिखता। देखिए सर, मुझे लग रहा है कि 2019 में 9 राज्यों के 91 सीट ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। 9 राज्यों के अंदर 91 सीट्स थी, जिसके अंदर आप तमिलनाडु की 39 सीटें थी, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20, मेघालय की 2, मिजोरम 1, पांडुचेरी 1, सिक्किम 1, लक्षद्वीप की 1, अंडमान की 1, ये टोटल मिला के 91 सीट्स होती है। अब भारतीय जनता पार्टी का इन राज्यों में जो दक्षिण की सीटें ज्यादा है, वहां कैसा प्रदर्शन रहता है, और जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 100% सीटें जीती, जैसे हरियाणा में भी चुनाव होने वाला है छठे चरण के अंदर 10 की 10 सीटें जीती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी पंजाब में 13 में से 2 सीटें जीती थी। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां बना के रख सकती है? लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक इस बार 40 के ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है 42 से 43%। सवाल फिर मेरा दोबारा आपसे, तो अगर 40% वोट जा रहा है तो फिर अब तक तो मेजोरिटी मार्क पार कर जाना चाहिए ना भाजपा को। बिल्कुल कर गई है, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत आ चुका है। अब लड़ाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 2019 में 303 सीटें मिली है, उससे कहां आके जाकर रुकती है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अभी कम नहीं रहेगी, किसी हालत में कम नहीं रहने वाली है। 303 तो किसी हालत में कम नहीं होगी। 310 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी? मुझे लगा 310 तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से अचीव कर रही है। ओवरऑल हो सकता है 325 तक भारतीय जनता पार्टी चली जाए। मैं इसमें मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में 317 और 325 के बीच में अकेले सीटें लाएगी। एनडीए कितना उसमें काम करता है, कुल मिलाकर के 370 के आसपास भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 तो क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन 370-75 के आसपास एनडीए सच रहेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 317 से 325 के बीच में। देखिए भाजपा ने सारे घोड़े खोल रखे हैं इस चुनाव में। देखिए मैं इस कारण राहुल गांधी शायद इस भरोसे बैठे हैं कि जनता अपने आप ही निपटा दे इनको। 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, खास करके चाहे वो प्रधानमंत्री, चाहे वो अमित शाह हों, ये सारे अपने लय में आ गए हैं। और मैं लय में इसलिए बोल रहा हूँ, लय में आदमी तब आता है जब एक कहीं न कहीं से फीडबैक मैकेनिज्म के तरह
कॉन्फिडेंस कहीं से आता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि इतने सारे एग्जिट पोल हो रहे हैं, इनके पास एग्जिट पोल का सूचना नहीं होगी, बिल्कुल सूचना होगी। इनके लिए जो एजेंसी कर रही होगी वह भी सारी एजेंसियों के नंबर होंगे इनके पास, सबके नंबर होंगे। और कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री कार्यालय या अमित शाह का कार्यालय इतना तो सक्षम है ही कि कम से कम उन फीडबैक तक, पूरी तो नहीं लेकिन उसके नजदीक तक तो कम से कम आंकड़े वो कहीं ना कहीं से निकलवा लेंगे। कांग्रेस तो स्वाभाविक, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस 42-50 से नीचे रहेगी। 40 और 50 के बीच में कांग्रेस कहीं भी जाए, लेकिन 50 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी पार नहीं करने जा रही। राहुल जी, ओवरऑल पहले बीजेपी। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी 300 सीटों के आसपास जो है वो अपने आप फाइनल टेली यहाँ रहेगी, अपने दम पर 300 सीटों के आसपास जो है रहेगी। और जो घटक दल हैं उसको मिला के आप मान लीजिए कि 330, 340 जो भी वो हो पाएगा वो रहेगा। तो मुझे मतलब मेरा जो सब अंडरस्टैंडिंग है वो इसके आसपास है। और उसके कारण बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण ये है कि साउथ में किस तरह का प्रदर्शन होगा, उसके कारण ये है कर्नाटक में क्या होगा, उसमें कारण ये है कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, बिहार की स्थिति क्या है। ये सब स्थितियां इस ओर इशारा करती है कि लगभग कांग्रेस के आसपास। कांग्रेस मुझे लगता है कि 52 का उसका पिछले बार का आंकड़ा था, वो उसी के आसपास कहीं थोड़ा सा बढ़ेगी। मुझे लगता है भी नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़ेगी, 60-65 के आसपास मुझे लगता है कांग्रेस, लेकिन बढ़ेगी। या कांग्रेस हर्षवर्धन जी 40 के आसपास बड़ा क्लियर कट एकदम जहां दिख रही कांग्रेस की सीट आप देखिए ना। मैं कहता हूं कि देखिए, अगर हम ऐसे बात करेंगे कि कांग्रेस कितनी सीट आएगी तो फिर हम 100 भी कह सकते हैं, 150 भी कह सकते हैं, 200 भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं अच्छा सीट चलो गिन लो, पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीट, 17 सीट लड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि 2 में लड़ाई होगी, 1 में लड़ाई होगी, तो कहते हैं 1 है रायबरेली जहां जीतती दिख रही। फिर आप कहते हैं मध्य प्रदेश में कितनी सीट, एक भी सीट ऐसी नहीं दिखती जहां जीतने की स्थिति में हो। एक छिंदवाड़ा थी, वो भी इस बार खतरे में। इसी तरह से जब आप झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, इन सारे राज्यों में जाते हैं तो आपको दिखता है दिल्ली की कांग्रेस 0 है। तो क्या आपको लगता है कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये उसको इतनी सीटें दे दे? पिछली बार मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। पिछली बार हर्षवर्धन जी पंजाब से उसको 13 सीटें पंजाब आई थी। 8 सीटें, 13 तो टोटल है। केरला से बहुत सीटें आई थी। केरला 15 सीटें थी। केरल में कौन दिख रहा है नंबर 1, लेफ्ट या ये मुझे लगता है केरल में कांग्रेस नंबर 1 है। और दूसरा तेलंगाना में जो कांग्रेस है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, तेलंगाना में नंबर 1 रहेगी। और कर्नाटक में जो कांग्रेस है उसका जो फिगर है वो बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा मतलब क्या, मतलब बीजेपी को दिक्कत है? मुझे उम्मीद है कि 8 सीटें जो है कर्नाटक में जो है कांग्रेस लेगी। चलिए, तो ये हमारे कल के 5वें चरण के चुनाव से पहले हमारे एक्सपर्ट पैनल की राय। भाजपा सभी का मानना है 300 पार जा रही है, और कांग्रेस पार्टी जो है 50-40, 50-60 वाली लड़ाई ही लड़ रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस का ग्राफ अभी उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, अभी तो 4 जून में थोड़ा वक्त है, अब 4 जून को तो बातें खुल करके होंगी, सारी बातें जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये तो आपकी मेमोरी में रहेंगी।